हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर क्लास 12th का। तो न्यूक्लियाई चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम वन एटॉमिक मास यूनिट के बारे में जानेंगे। इसको हम वन यूनिट भी बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस होते हैं एटम, इनके मास को मेजर करने के लिए हम जो मास मेजर किया जाता है एटम और न्यूक्लियस का, वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? तो ये वन एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है ये 6C12 एटम के मास में यदि अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू जो आती है ये 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होती है। और ये वैल्यू आएगी 1.66059 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू होती है वन एटॉमिक मास यूनिट की। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वन एटॉमिक मास यूनिट के AMU एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में 1.00727 AMU ये वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन की। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.0068665 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हम एटम को लिखेंगे, ये जेड एटॉमिक नंबर होता है। ये जनरल हम लिख रहे हैं ZXA एटम। तो ये एटम को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एन एटम। यहाँ पर जेड जो है ये जेड एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक मास, इसको मास नंबर भी बोलते हैं। और A माइनस जेड ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बाद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो, जिन एटम्स के लिए एटॉमिक नंबर सेम फॉर दैट एटम आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसके बाद आइसो बार्स, जहां पर मास नंबर सेम होगा उनको हम बोलते हैं मास नंबर सेम। तो इनको हम बोलेंगे आइसोबार्स। जैसे 1H3 और ये 2He3, तो इनका मास नंबर सेम होता है, तो ये आइसोबार्स होंगे।
साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की साइज के लिए जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये वैल्यू होती R इज इक्वल टू R नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ए एटॉमिक मास है, ए एटॉमिक मास, और जो R नॉट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यहां से हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये V इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई R की वैल्यू R नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू ए। तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के हो जाएगा, मास नंबर के। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होगी इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी। ये m अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई R नॉट क्यूब इंटू ए। तो ये डेंसिटी आती है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, और ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होती है, जो कि बहुत हाई होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है ये बहुत हाई होगी। Given the mass of iron nucleus as 55.85 atomic mass unit and mass number 56, find the nuclear density। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आयरन के लिए आयरन का मास 55.85 एटॉमिक मास यूनिट दिया, मास नंबर 56, तो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन m mass of iron Fe 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, और मास नंबर A इज इक्वल टू 56 दिया है। फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस Fe के लिए। तो यहाँ पर मास जो आयरन का दिया है इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। m मास ऑफ Fe ये हो जाएगा 55.85 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में पुट करेंगे 1.660539 इंटू 10⁻⁻27। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम के इक्वल। अब यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ Fe फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 9.27 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई R नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होल क्यूब इंटू ए। मास नंबर की वैल्यू है 56,
और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगी यहां से रो Fe 2.29 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आयरन के लिए आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम मास एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन showed that the mass is an another form of energy and we can convert mass into energy तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो मास होता है उसको हम एनर्जी में टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं और जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू mc²। ये रिलेशन दिया था आइंस्टीन ने। यदि अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी जो रिलीज होती है E की वैल्यू mc² के इक्वल होती है। ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन होता है। यहाँ पे c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। m मास ऑफ द बॉडी जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर 1 ग्राम सब्सटेंस कितनी एनर्जी की इक्विवेलेंट होगा वो हमको फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। गिवन m मास की वैल्यू 1 ग्राम दी गई है, इसको हम 10 की पावर-3 किलोग्राम लिख सकते हैं। और E एनर्जी जो इसके इक्विवेलेंट होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc² लगाएंगे। m की वैल्यू 10 की पावर-3 किलोग्राम में है और c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर-3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16 ये वैल्यू हो जाएगी एनर्जी की। E इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल के इक्वल। तो ये आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू break an nucleus into proton and neutrons।
is called nuclear बाइंडिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो हम न्यूक्लियस को सप्लाई करें तो न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाए, उसको हम न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर हम एक न्यूक्लियस लेंगे, ये ZXA, ये मैंने न्यूक्लियस लिया है। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसके लिए जो हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मास डिफेक्ट की वैल्यू। मास डिफेक्ट को डेल्टा m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है m कैलकुलेटेड माइनस m एक्चुअल, यानी न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है और जो कैलकुलेट करके हम न्यूक्लियस का मास निकालेंगे तो कैलकुलेटेड मास से एक्चुअल मास लेस करते हैं तो ये मास डिफेक्ट आता है। यहाँ पर m कैलकुलेटेड की वैल्यू जो होती है कैलकुलेटेड ग्रेटर देन होता है m एक्चुअल, जो एक्चुअल मास होता है न्यूक्लियस का और जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे ये कैलकुलेटेड मास ग्रेटर देन होगा एक्चुअल से। कैलकुलेटेड मास कैसे निकालेंगे तो देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होंगे तो Z इंटू MP कर देंगे और जो बचेंगे वो न्यूट्रॉन होंगे तो ये A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे और इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये न्यूट्रॉन का मास हो गया और ये प्रोटॉन्स का मास हो गया और टोटल ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियस का कैलकुलेटेड मास हो गया और इससे हम इसका m एक्चुअल मास लेस करेंगे तो यहां से हमको मास डिफेक्ट डेल्टा m मिलेगा। अब यहां से हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इसकी वैल्यू होती है डेल्टा MC स्क्वायर की, को डेल्टा m मास डिफेक्ट है, c स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट है। डेल्टा m ये मास डिफेक्ट और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए यहां पर नोट करके मैं एक पॉइंट लिखाते हैं, फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU मास यदि अगर हम यूज लेंगे तो उससे जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है इसकी वैल्यू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये 1 AMU से एनर्जी रिलीज होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर हम यहां पर डेल्टा m मास के लिए लिखेंगे, फॉर डेल्टा m तो जो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m मास से रिलीज होगी तो ये हो जाएगी डेल्टा m इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। Find the binding energy of nucleus 8 or 16 oxygen nucleus in million electron volt. Mass of neutron 1.00866 atomic mass unit. Mass of proton 1.00727 atomic mass unit और mass of oxygen nucleus 15.994 atomic mass unit। तो यहाँ पे हमको बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। जो न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा और मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस 15.994
एटॉमिक मास यूनिट की होगा। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन mass of neutron 1.00866 AMU, mass of proton 1.00727 atomic mass unit और mass of oxygen ये 15.994 एटॉमिक मास यूनिट दिया। हमको फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे पहले हम यहां से मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे। मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड 8 into mass of proton 1.00727 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए a माइनस जेड करेंगे तो 8 into मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 ये न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस लेस करेंगे 15.994। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56 8 2 जा 16 21 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 8 1 जा 8 तो 8.05816 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 15.994 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 2 2 4 9 8 17 6 6 12 हो जाएगा और ये 16.12744 माइनस 15.994 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जीरो 0.13344 एटॉमिक मास यूनिट डेल्टा एम की वैल्यू आएगी। यहां से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो ये डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम की वैल्यू पुट करेंगे 0.13344 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 124 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी बाइंडिंग एनर्जी की। न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इन्हीं को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है? ये बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी में हम उसके मास नंबर यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का सम जो होता है मास नंबर के इक्वल होता है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में जो ग्राफ बनता है, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। ये 1 एटॉम मास नंबर के लिए 1h1 हाइड्रोजन के लिए होता है और ये इस तरह से इंक्रीज होता है, फिर ये डिक्रीज होगी वैल्यू। सबसे अधिक जो वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, मास नंबर 56 के लिए Fe के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ये सबसे अधिक होती है। ये वैल्यू 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर 56 के लिए सबसे अधिक होती है। अब यहां पर अगर हम मास नंबर यहां पर 30 से ग्रेटर लेंगे और 170 से लेस लेंगे, मास नंबर की वैल्यू ये 30 से बड़ी होगी और 170 से लेस लेंगे तो यहां पर ये जो ग्राफ होता है लगभग स्ट्रेट लाइन रहता है, कोई खास इसमें ड्रॉप नहीं होता है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। यानी अप्रोक्सीमेट मास नंबर 30 से बड़ी और 170 से लेस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग सेम होती है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर होती है, मास नंबर की वैल्यू 30 से लेस हो या ग्रेटर देन 170 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर होती है, कम होती है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स acts between proton and neutron and neutron proton। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, इज सेम फॉर ऑल। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सभी के बीच सेम लगता है और न्यूक्लियर फोर्स बहुत लार्ज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एज कंपैरिजन टू कूलॉम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than a few femtometers।
जो न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर हम इनके न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें कुछ फेम्टोमीटर्स तक। तो ये अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत जल्दी से 0 हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना in which an unstable nucleus undergoes a decay. This is referred to as radioactive decay. 3 types of radioactive decay occur in nature. तो देखिए रेडियो एक्टिविटी जो होता है ये न्यूक्लियर फिनोमिना होता है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई का डिके होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। ये 3 टाइप का डिके होता है रेडियो एक्टिव डिके। नंबर फर्स्ट, अल्फा डिके, सेकेंड बीटा डिके, थर्ड गामा डिके। अब देखिए सबसे पहले हम अल्फा डिके, तो अल्फा डिके में क्या होता है, इन विच 2He4 यानी हीलियम न्यूक्लियस एमिट होगा, इन विच 2He4 इज एमिटेड, तो इसको हम अल्फा डिके बोलेंगे। इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। ये हम न्यूक्लियस लेते हैं ZXA, इससे अल्फा डिके कराएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, Z-2 हो जाएगा, और एटॉमिक मास ये 4 डिक्रीज होगा, और यहाँ पर ये 2He4 अल्फा डिके होगा। तो यहां से 2He4 अल्फा निकलेगा, अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा डिके होता है। इसके बाद बीटा डिके, तो बीटा डिके 2 टाइप का होता है, बीटा निगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव डिके। तो सबसे पहले हम बीटा निगेटिव डिके देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने न्यूक्लियस लिया ZXA, इससे बीटा निगेटिव जो डिके होगा तो इसका मास नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये Z+1 हो जाएगा, और सॉरी एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज होता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और ये -1 बीटा ये रिलीज होगा, और इसके साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। ये एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, तो ये बीटा निगेटिव डिके होता है। तो जब बीटा निगेटिव डिके होगा तो इसका एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का 1 इंक्रीज होता है, और इसके बाद आएगा बीटा पॉजिटिव डिके। इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये ZXA, तो यहां पर इससे जब बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाएगा, और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, ये +1 बीटा डिके होगा, और इसके साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो नहीं, ये न्यूट्रिनो होता है। ये न्यूट्रिनो रिलीज होगा, तो ये बीटा पॉजिटिव डिके है और बीटा निगेटिव डिके। अब इसके बाद गामा डिके, तो गामा डिके क्या होता है, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये ग्राउंड स्टेट में यानी रिलैक्स्ड न्यूक्लियस की स्टेट में आने के लिए आएगा, तो ये फोटोन के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम गामा फोटोन
बोलते हैं, यही गामा डीके होता है। यानी एक्साइटेड स्टेट से न्यूक्लियस जब रिलैक्स्ड यानी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये गामा फोटोन रिलीज करता है। तो ये होता है गामा डीके। यहाँ पे केवल एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे हम 15 फास्फोरस 32 से निगेटिव बीटा डीके कराएंगे तो ये 16 सल्फर 32 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1 ये निगेटिव बीटा डीके होगा और इसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और यहाँ पर हम बीटा पॉजिटिव डीके जब कराएंगे तो ये एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा और ये 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। ये 22 10 नियॉन 22 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव बीटा डीके होगा, इसके साथ में न्यूट्रिनो रिलीज होगा। 92 यूरेनियम 238 से हम अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, अल्फा डीके कराएंगे तो ये 90 थोरियम इससे 4 लेस करेंगे 234 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हीलियम 2He4 रिलीज होगा। तो ये अल्फा डीके है, ये माइनस बीटा निगेटिव डीके और ये होगा बीटा पॉजिटिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव डीके का लॉ क्या होता है? तो यहां पर हम फॉर एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, यहां पर t इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये n0 हम लेते हैं और t इक्वल टू t पे जनरल टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n होंगे। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn/dt होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। अब यहां पर n डिक्रीजिंग है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डिके हो रहे हैं, तो n जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये हो जाएगा dn/dt। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये कांस्टेंट आ जाएगा लेमडा इंटू n और ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर ये माइनस साइन लगाएंगे। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का dn/dt ये माइनस लेमडा इंटू n के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये dn/n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लेमडा dt के। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट करेंगे dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t टाइम लिमिट लगाएंगे और t इज इक्वल टू 0 पे हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 लिए थे और t इज इक्वल टू t पे n। dn/n ये 1/x के टाइप का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln n, ये लिमिट लगेगी n0 टू n और ये हो जाएगा माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t होगा। यहां पर लिमिट लगाएंगे ln n माइनस ln n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t होगा। अपर लिमिट t माइनस 0 करेंगे t हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे
ln log m माइनस log n लिखा, तो इसको हम log m अपॉन n के फॉर्म में ln n अपॉन n नॉट लिख देंगे, माइनस लेमडा t होगा। यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा t। n नॉट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एट t इज इक्वल टू t पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आएंगे n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इज इक्वल टू t टाइम पे। एक्टिविटी को R से डिनोट करते हैं, और एक्टिविटी जो होती है ये माइनस dN/dt, यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निगेटिव वैल्यू तो माइनस dN/dt होती है, तो माइनस यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये लेमडा n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t, ये r एक्टिविटी की वैल्यू आएगी। एक्टिविटी ये फार्मूला आता है इसके लिए, एट t इज इक्वल टू 0 पे जो एक्टिविटी r की वैल्यू होती है ये हो जाती है लेमडा n नॉट के इक्वल, ये मैक्सिमम होती है। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ में जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है वो आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0 पे n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है, और t इज इक्वल टू t हाफ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे वो t इज इक्वल टू 0 के हाफ हो जाएंगे, तो ये टाइम होता है हाफ लाइफ। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू t हाफ के फाइंड करेंगे, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है ये n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t होता है। यहाँ पर हम पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू t हाफ n की वैल्यू n नॉट बाई 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t की जगह पे हम लिखेंगे t हाफ, तो n नॉट से n नॉट कैंसिल होगा, इसका हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln 1/2 इज इक्वल टू ln e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ये e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ, ये पावर आगे आ जाएगी और इसको हम लिखेंगे ln 1 माइनस ln 2, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी हाफ के इक्वल। ln 1 की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा माइनस ln 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी हाफ के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी ln 2 डिवाइडेड बाई लेमडा के इक्वल, तो ये हाफ लाइफ की वैल्यू होती है। हाफ लाइफ। मीन लाइफ, तो मीन लाइफ क्या होती है? इफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0,
so the total time taken completely decay a radioactive sample is called mean life. तो mean life क्या होती है? यदि अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल t इक्वल टू 0 पे जो रेट ऑफ डिके उसी रेट से डिके हो और कंप्लीट डिके होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं मीन लाइफ। तो एट t इक्वल टू 0 पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है ये होती है वैल्यू r की वैल्यू लेमडा n नॉट के इक्वल, और टाइम जो लगेगा टोटल सैंपल डिके होने में n नॉट में, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो t मीन लाइफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन लेमडा के इक्वल। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है? तो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है ln2 अपॉन लेमडा, और मीन लाइफ की जो वैल्यू होती है ये 1 अपॉन लेमडा होती है। तो यहां से t हाफ की वैल्यू हो जाएगी ln2 इंटू टी मीन। ये रिलेशन होता है हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में। अब देखिए यहां पे हम जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फर्स्ट हाफ लाइफ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे n0/2, ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। t हाफ लाइफ के बाद ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो जो बचेंगे वो n0/4 बचेंगे, ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। थर्ड टी हाफ के बाद इसमें भी हम इसके भी आधे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, तो ये n0/8 हो जाएंगे। इसी तरह से nth हाफ लाइफ पे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ये n की वैल्यू n0/2 की पावर n होगा। देखिए 2 की पावर 3 की वैल्यू लिखी है, तो ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे nth हाफ लाइफ के बाद। ट्राइटियम हैज ए हाफ लाइफ of 12.5 year undergoing beta decay. What fraction of a sample of pure tritium will remain undecayed after 25 year? तो देखिए ट्राइटियम की हाफ लाइफ 12.5 ईयर दी गई, बीटा डिके होगा, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा 25 ईयर के बाद? तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन टी हाफ लाइफ की वैल्यू 12.5 ईयर दी गई है, और टाइम जो दिया गया है ये 25 ईयर दिया गया है। फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी है जो सैंपल बचेगा, तो यहां पे हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालें, n = t डिवाइडेड बाई t हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12.5, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आएंगी वो 2 आएंगी। अब n = जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n = n0 2 की पावर n, वैल्यू पुट कर देंगे n0 2 की पावर 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी n0/4। ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ
न्यूक्लियाई। अब फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी तो n नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेनिंग, ये हो जाएगा 1/4 सैंपल रिमेनिंग होगा 25 ईयर के बाद। We are given the following atomic masses: 92 uranium 238, 2 He4 and 90 thorium 234. Calculate the energy released during the alpha decay of 92 uranium 238. तो देखिए यहाँ पर अल्फा डिके होगा 92 238 से, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे 92 यूरेनियम 238 इज इक्वल टू, ये मास दिया इसका 238.05079, ये एटॉमिक मास यूनिट में दिया है। 2He4 का मास दिया गया है 4.00260 एटॉमिक मास यूनिट, और 90 थोरियम 234 का मास दिया है 234.04363 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो एनर्जी निकालनी है हमको, ये ई एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें इक्वेशन हम लिखेंगे पहले, तो ये 92 यूरेनियम 238 से अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, तो ये हो जाएगा 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, ये अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा और इसके साथ में ये एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ से हम इसमें जो मास डिफेक्ट आएगा उसको निकालेंगे। E इक्वल टू होता है डेल्टा mc²। तो यहाँ से डेल्टा m के लिए मास ऑफ यूरेनियम से लेस करेंगे मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 238.05079 माइनस 234.04363 माइनस 4.00260, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.00456 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो E इक्वल टू आएगा डेल्टा M। यहाँ पर यदि अगर हम इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो इसमें हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 0.00456 इंटू 931.5, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की E इक्वल टू 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी रिलीज होगी 92 यूरेनियम 238 से जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये न्यूक्लियस के फ्यूजन या न्यूक्लियर के फिजन से प्रोड्यूस होती है।
अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे 92 यूरेनियम 235 पे जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो ये बनेगा 92 यूरेनियम 236, और 92 यूरेनियम 236 अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होगा 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89, और यहां से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो देखिए जब 92 यूरेनियम 235 पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो ये 92 यूरेनियम 236 बनेगा, और ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाएगा। 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89, और इसके साथ में ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये होती है रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी जनरेशन स्टार, तो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जो स्टार्स पे एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसका हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। 1H1 हाइड्रोजन छोटा न्यूक्लियस है, तो ये मिलके 1H2 बनाएंगे, और यहाँ पर इसके साथ में -1 बीटा डीके होगा, सॉरी +1 पॉजिटिव बीटा डीके होगा, और इसके साथ में ये न्यूट्रिनो रिलीज होगा, और ये एनर्जी होगी 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होगा, तो 1H2 बनेगा, और एक बीटा पॉजिटिव डीके होगा, और उसके साथ में न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक +1 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और निगेटिव बीटा पार्टिकल का को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ से ये 2 गामा पार्टिकल निकलेंगे, यानी गामा डीके होगा यहाँ पर, और इसके साथ में 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज होगी। अब ये 1H2 फिर 1H1 के साथ में कंबाइन होगा, तो ये बनेगा 2He3, और इसके साथ में गामा डीके होगा, और ये एनर्जी रिलीज होगी 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद 2He3 ये मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे 2He4, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस रिलीज होंगे 1H1, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी ये 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज होगी। ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ में ये -2 बीटा पार्टिकल, और ये यहाँ से बनेगा 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये टोटल एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक रिएक्शन होती है जब 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलके
एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे तो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है।